session of salary income. Today, friends, we are going to calculate a long sum based on salary income. यूनिवर्सिटी का एक लॉन्ग सम आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो वी नर्मद साहब गुजरात यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2013 में पूछा गया है। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं सम की। मिथुन इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी ऑफ मुंबई। From the details given below, find out gross salary only for the assessment year 2020 and 21. So मिथुन जो डायरेक्टर है मुंबई की एक कंपनी के अंदर, उनकी ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट बनानी है आपने, और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शेयर की गई है। 8 एक पॉइंट आपको दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपने उनकी वैल्यूएशन करनी है, सैलरी इनकम की स्टेटमेंट बनानी है। He received 369,480 basic salary after deduction of Mithun's contribution, 10% in RPF and 15% इनकम टैक्स। आपको यहाँ पे बेसिक दिया गया है, लेकिन बेसिक जो है इनका डिडक्शन करने के बाद दिया गया है, यानी हमें ग्रॉस बेसिक कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ये जो बेसिक दिया है आपको नेट बेसिक दिया है, इसके बेसिस पे ये जो दो अमाउंट डिडक्ट की गई है हमें इनमें ऐड करके इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो अभी हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। He received 50% बेसिक सैलरी एज डीए, ये स्टेटमेंट में जाएगा। जो भी बेसिक आएगा उसका 50% डीए कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई अदर कैलकुलेशंस हैं जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह, तो उसमें जो हम रिटायरमेंट बेनिफिट का फ़ायदा लेते हैं वो यहाँ पे दिया है 25% जो है द फ्रॉम विच ये जो 50% हम डीए कैलकुलेट करेंगे उसमें से 25% जो है इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर पीएफ, यानी ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पॉइंट आएगा तो वहाँ पे हम 25% लेंगे, अगर आएगा तो। 14% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी इन आरपीएफ, आरपीएफ में कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है, यानी 12% से ज़्यादा है, तो यानी 2% पे लगेगा टैक्स, उसका वैल्यूएशन हम करेंगे। 7,000 इंटरेस्ट इन क्रेडिटेड इन आरपीएफ अकॉर्डिंग टू 12.5%। हमने देखा था 9.5% तक का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन मिलता है, यहाँ 12.5% है, यानी 3% पे लगेगा टैक्स। इसका भी वैल्यूएशन कैसे होता है हम देखते हैं। ये रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस 900 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल होता है मेडिकल अलाउंस। He received perquisite of cash, water, electricity from company for which the company charged 35,000 from him. The company paid 30,000 to outside agency for such facilities. गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी परक्यूजिट में आता है। दोस्तों ये चैप्टर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब आपके पास बुक्स वगैरह हो तो उसमें से परक्यूजिट की थियरी पहले पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारी परक्यूजिट्स होती है, 20 25 30 परक्यूजिट्स हैं। तो उन सब परक्यूजिट्स को एक बार आप ज़रा पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि परक्यूजिट्स की इंफॉर्मेशन सब में होती है। देखिए बेसिक होता है, अलाउंसेस होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, अलाउंस आया वापस, और यहाँ पे परक्यूजिट आ गया, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी परक्यूजिट की इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ फिर अगला परक्यूजिट आ रहा है, मोटर कार परक्यूजिट आ गया, तो वो भी हम वैल्यूएशन करेंगे। 1120 मोटर कार हैविंग 1800 सीसी, यानी बड़ी कार है, without driver provided by the company paid all expenses, the car is being used for mixed purpose, personal purpose as well as business purpose। ये भी हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से। देखिए 3 परक्यूजिट दिए, पहले गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मोटर कार, और अब आ रहा है टी ब्रेकफास्ट, यानी कि फ्री मील। हमने स्टेटमेंट में देखा था मोटर कार के साथ साथ फ्री मील परक्यूजिट, तो ये परक्यूजिट तीसरी परक्यूजिट है यहाँ पे इस सम के अंदर। अ परक्यूजिट ऑफ फ्री टी ब्रेकफास्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी एट द प्लेस ऑफ वर्क, खाने पीने की सुविधा मिली है, यानी चाय नाश्ते की सुविधा भी मिली है, फ्री में दे रहे हैं चाय नाश्ता। ही टुक 290 टाइम्स सच परक्यूजिट्स, 290 बार उन्होंने ये टी ब्रेकफास्ट का फायदा लिया, खाया पिया नाश्ता किया। द कंपनी पेड 7,830 फॉर इट। इन एडिशन ही टुक लंच, लंच भी लिया है, सिर्फ चाय नाश्ता नहीं किया, लंच भी लिया है, 220 बार लंच लिया है, और उसके लिए कंपनी ने पे किया इतना। तो इन सब का वैल्यूएशन कैसे होगा ये समझना जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सैलरी स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, और लेट अस स्टार्ट अवर सम। तो सबसे पहले आप सैलरी स्टेटमेंट रेडी करेंगे और हेडिंग देंगे। अच्छे से हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है, हेडिंग अच्छे से देना है, पता चलना चाहिए आप कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं और किसका स्टेटमेंट बना रहे हैं और कौन से साल का स्टेटमेंट बना रहे हैं। रिपीट, किस चीज़ का स्टेटमेंट बना रहे हैं, किस व्यक्ति का स्टेटमेंट बना रहे हैं और कौन से साल का स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। सो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन वैल्यूएशन होना चाहिए।
तो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम, हमको ग्रॉस बोला गया है तो हम ग्रॉस लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर टैक्सेबल वर्ड यूज किया होता तो टैक्सेबल होता तो दोनों लास्ट के एग्जाम्पशन भी आ जाते, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला और प्रोफेशनल टैक्स वाला, सेक्शन 16 वाला। लेकिन हमें सिर्फ ग्रॉस सैलरी तक ही वैल्यूएशन करना है सब, इसलिए हमने हेडिंग दी है स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मिथुन प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, इस तरीके से आपने हेडिंग दे देनी है। उसके बाद 3 कॉलम आपने रेडी कर देनी है, पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस, यानी ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट में आता क्या है सर, बेसिक। सबसे पहला पॉइंट हमेशा जो होगा वो बेसिक है। बेसिक का मुझे वैल्यूएशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड बेसिक नहीं दिया। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ जो बेसिक का वैल्यूएशन दिया है ना, सीधा लिख देते हैं 369,480, यानी पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर बेसिक गलत हो जाएगा तो आपका डीए गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पे डीए कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिक गलत तो डीए गलत, साथ साथ में आरपीएफ गलत। आरपीएफ के अंदर भी बेसिक आता है कैलकुलेशन। तो एक इफेक्ट की आपकी एक गलती कहीं जगह पे इफेक्ट करती है। तो आप ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन में। पहले हम बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 पे चलते हैं। बेसिक का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझते हैं। चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बेसिक, बेसिक की वैल्यूएशन कर लेते हैं। बेसिक की वैल्यूएशन में आपको क्या दिया हुआ है वो पहले समझ लेते हैं। हमें 369,480 का बेसिक सैलरी दिया है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिथुन्स कंट्रीब्यूशन 10% इन आरपीएफ एंड 15% इनकम टैक्स। ये जो बेसिक हमें दिया है यहाँ पे, इसमें से दो अमाउंट डिडक्ट करके दिए, माइनस करके दिए, हमें उसको ऐड करना है, तब हमें ग्रॉस बेसिक मिलेगा, जो हमारे पास नहीं है। यानी हमें इन दोनों वैल्यूज को निकाल के इसमें ऐड करनी है। अब मुझे यहाँ पे दिया गया है मिथुन्स कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% इन आरपीएफ। ठीक है, तो ये जो 10% आरपीएफ में मिथुन का कंट्रीब्यूशन है, उसकी रकम नहीं है मेरे पास, वो सिर्फ परसेंटेज में। लेकिन इनकम टैक्स जो काटा गया है 15,000, वो तो है मेरे पास। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअल बेसिक जो हमें दिया गया है यहाँ पे 369,480 प्लस 15,000 जो मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है 15,000, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बेसिक रेडी हुआ 384,480 हो गया। अब मेरे पास जो एक रकम मुझे ढूंढनी है वो उसका परसेंटेज है 10%। तो मेरा जो ये बेसिक है ये 90% हुआ, 90%। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस बेसिक मेरा जो है मान लीजिए 100 है। एक्चुअल बेसिक जो अभी मेरा आया 384,480, वो 90% है। और कंट्रीब्यूशन जो है मिथुन का यानी कि एम्प्लॉय का, वो 10% है। तो अब मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा, कुछ इस तरीके से। 90%, ये जो मेरा वैल्यूएशन है ये 90% हुआ, क्योंकि जो मेरे पास अभी जो मैंने बेसिक कैलकुलेट किया वो 90% कैसे आया सर। मान लीजिए टोटल ग्रॉस बेसिक आपका 100% है, उस 100 में से 10% जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो मेरी जो ये रकम है 90% की। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से फाइनल किया। 90% 384,480 है, तो 100% के हिसाब से जो ग्रॉस बेसिक है मेरा वो कितना है सर, सो 427,200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा हमारा ग्रॉस बेसिक। बेसिक कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आपको एक बार क्रॉस टैली भी करना हो तो आप कर सकते हैं। कैसे क्रॉस टैली होगा, ये जो 427,200 आया है उस पर अगर आप 10% निकालेंगे, 10% जो है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 10%, तो 42,720 आएगा। ठीक है, तो 47,720 जो आएगा, 42,720, वो इसी रकम में से माइनस करेंगे तो आपको ये रकम मिल जाएगी। क्रॉस टैली भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। चलिए, तो अब मैं इसकी बेसिक जो हमारा वैल्यूएशन हो गया है, अब मैं बेसिक की एंट्री लूंगा। बेसिक मैंने कैलकुलेट किया इस तरीके से, पहले बेसिक फाइनल करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला ही पॉइंट गलत लिख देते हैं। यहाँ जो रेडीमेड बेसिक दिया है वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 427,200, ये 369,480 यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है बेसिक का। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। ही रिसीव्ड 50% बेसिक सैलरी एज डीए।
डीए जो है बेसिक का 50% निकालना है, तो बेसिक का 50% डीए। स्टेटमेंट में हम सिर्फ 50% जो दिया है वही फॉलो करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला यहाँ फॉलो नहीं करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला कहाँ फॉलो करना है? कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है वहाँ, जैसे ग्रेजुटी का कैलकुलेशन हो गया, वहाँ हमने देखा था सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा लेना है? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, वहां पे वो डीए निकालना होता है, यहाँ नहीं। स्टेटमेंट में तो जो डीए बेसिक पे कैलकुलेट होता है वही लेना है। तो बेसिक कितना है? 427,200, उसका 50%, एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपने ये बेसिक लिखा होता तो यहाँ पे, और उसका 50% निकालते, तो 2 पॉइंट गलत हो जाते, 2 मार्क्स चले जाते। अब चलते हैं आगे। 14% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी इन आरपीएफ। देखिए यहाँ कोई भी रकम नहीं है, सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों? सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिर्फ बोला है कि आरपीएफ कंपनी ने आरपीएफ के अंदर, यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर 14% का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यहाँ लिख सकते हैं कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं कैसे होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यानी कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसमें सबसे पहले आपने सैलरी फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ सैलरी की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, एकदम आसान है। बेसिक प्लस डीए ध्यान में लेंगे। बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा लेना है? देखिए यहाँ आएगा ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट का वैल्यूएशन यहाँ होगा। चलिए, तो बेसिक आपका सही होगा तो ही ये वैल्यूएशन सही आएगा। कैसे कैलकुलेशन होगा देख लेते हैं। चलिए, सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले। मुझे कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है एग्जैक्टली वो निकालना है, और उसका बेसिस होगा सैलरी। सैलरी के ऊपर ये कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है कितना कंट्रीब्यूशन पीएफ के अंदर किया जाएगा। तो सैलरी यहाँ क्या है? बेसिक। तो बेसिक हमारा कितना था? हमने अभी ऊपर निकाला था 427,200। अगर हमने बेसिक यहाँ पे ये नहीं निकाला होता और ये 369,480 यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारी ये कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। इसलिए बेसिक 427,200 लेंगे। डीए हमने स्टेटमेंट में कैलकुलेट करके रखा है, ये इतना डीए मिल रहा है। कितना डीए है? 213,600, यानी बेसिक का 50% हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो रकम है डीए की, उस पे रिटायरमेंट बेनिफिट के 25% लेने हैं, खास ध्यान रखना। अगर कंफ्यूजन हो तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4,27,200 का 50% निकालेंगे, और जो रकम आएगी उसका 25% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए निकालेंगे। मैंने यहाँ डीए ऑलरेडी निकाल लिया है 50%। ठीक है, तो 2,13,600, उसके ऊपर अब मैं 25% निकालूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डीए के ऊपर 25% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो ही लेना है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, तो उसके लिए अगर यूज हो रहा है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो 213,600 का 25% निकालना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बेसिक प्लस डीए। तो हमारा जो सैलरी है रेडी हो जाएगा 486,100। 486,100 पे देखो, हमारे पास रकम नहीं थी यहाँ पे। ये 14% कंट्रीब्यूट किया है कंपनी, कंपनी ने आरपीएफ के अंदर, लेकिन किस रकम का 14%? ये तो है ही नहीं हमारे पास। 14% किस रकम पे कंट्रीब्यूट किया है, एग्जैक्टली कितनी रकम हुई, ये तो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हमें यहाँ पे सैलरी का बेस लेना पड़ रहा है, और आरपीएफ जो होता है सैलरी के बेस पे ही निकाला जाता है, यानी बेसिक प्लस डीए पे निकाला जाता है। तो अब हम चलते हैं फाइनल वैल्यूएशन पे, किसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारा सैलरी है, सैलरी अमाउंट 486,100 मल्टीप्लाई बाय रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड परसेंटेज। रिसीव्ड परसेंटेज कितना है? कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 14% है, यानी वो रिसीव्ड परसेंटेज है, माइनस एग्जम्प्ट परसेंटेज हमने थियरी में देखा था। कितना परसेंटेज है? थियरी में हमने देखा था कितना परसेंटेज है? 12%। तो वो 12% आपके माइंड में होना चाहिए, सब में नहीं होगा वो। एग्जम्पशन मिलता है 12% का।
ठीक है, तो 12% हम एग्जाम्पशन लेंगे, यानी 14 माइनस 12 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2%। यानी 48600 पे 2% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यूएशन 9612। अब इसको इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी आप जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, उसको सिंपलेस्ट तरीके से भी अगर आपको यहाँ दिखाना हो तो दिखा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपके पास सैलरी रेडी होनी चाहिए तो दिखा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है, 4,80,600 का 14%, तो वो रिसीव्ड आएगा। रिसीव्ड की रकम यहाँ मैंने लिखी। कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी ने पे किया, तो जो हमारी सैलरी है उसका 14%, 67,284। एग्जम्पशन कितना मिलता है सर, लेस एग्जम्पशन 4,8600 पे 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सर कुछ 57 के आसपास आएगा, 57,672। तो रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, जैसा यहाँ फॉर्मूला लिखा था, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, वहाँ परसेंटेज में लिया था, यहाँ अमाउंट में जा रहे हैं, तो चमत्कार हो जाएगा, 9612 ही आएगा। अगर आपने इस तरीके से रिसीव्ड और एग्जम्प्ट अमाउंट नहीं दिखानी है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, सैलरी कैलकुलेट कर लेना है, 48600, 48600 सैलरी रेडी होनी चाहिए, 14 माइनस 12 रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड परसेंट कर दीजिए जैसे नीचे किया था, 14% माइनस 12%, डिफरेंस आ गया 2%, एक्सेस हो गया 2%। 48600 पे 2% डायरेक्ट निकालेंगे तो 9612, यानी ये रकम दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी करनी हो, रिसीव्ड एग्जम्प्टेड नहीं दिखाना हो, डायरेक्ट दिखाना हो, 2% दिखा सकते हैं। आपका फाइनल अमाउंट 9612 सही होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन किया गया है आरपीएफ के अंदर, उस पे हमको ब्याज मिल रहा है 7000 इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ अकॉर्डिंग टू 12.5%। तो चलिए इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। जो भी आप अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है, तो सेविंग अकाउंट में मान लीजिए आपने 40,000 डाले, तो 40,000 पे आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जमा होगा। वैसे ही पीपीएफ आरपीएफ में जो भी आपका रकम जमा हो रहा है उस पे ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिला है, यहाँ तो रकम दी हुई है 7,000 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में 12.5% के हिसाब से। अब इसका जो रूल है वो कितने परसेंटेज तक का है, कितना एग्जाम्पशन मिलता है सर इसके अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पशन मिलता है 9.5%, 9.5% का एग्जाम्पशन मिलता है। तो चलिए 9.5% का एग्जाम्पशन अब यहाँ पे हम ध्यान में लेंगे। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। चलिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ में क्या होगा सर, रिसीव्ड, रिसीव्ड हमें दिया हुआ है सब में, कितना मिला हमें इंटरेस्ट, कितना जमा हुआ सर, 7,000 रुपये जमा हुए हैं अकाउंट के अंदर, ये रिसीव्ड हो गया। एग्जाम्प्टेड कैसे निकालना है, 7,000 जो मिला है वो अमाउंट हम ध्यान में लेंगे, 7,000 मल्टीप्लाई बाई एग्जाम्प्टेड परसेंटेज, 9.5% आपके माइंड में होना चाहिए। रूल के हिसाब से एग्जाम्प्टेड परसेंटेज है, और हमें मिला कितना, रिसीव्ड कितना, 12.5। तो अगर हम इसका वैल्यूएशन करेंगे तो एग्जाम्प्टेड रकम हमें मिल जाएगी। एग्जाम्प्टेड का मतलब क्या है, वो रकम जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। तो कितना टैक्स फ्री रकम मिल रहा है सर, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5320, और जो रकम आएगी वो उस पे लगेगा टैक्स 1680। ठीक है, रिसीव्ड और एग्जाम्पशन को फॉलो करके इस तरीके से दिखा, डायरेक्ट दिखाना है तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। आपको मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन भी समझाता हूँ। डायरेक्ट मुझे ये 1680 निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ, 7,000 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ डिफरेंस निकाल लेना है 3%, 12.5 माइनस 9.5 तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ एग्जाम्प्टेड की जगह पे डिफरेंस निकाल देंगे 3 अपॉन 12.5। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3 21,000 होगा, 21,000 डिवाइड बाई 12.5 करेंगे तो आपको 1680 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आपने फिर ये रिसीव्ड और एग्जाम्प्टेड इस तरीके से दिखाने की भी जरूरत नहीं, सीधा अमाउंट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस 900 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय।
तो मेडिकल अलाउंस 900 पर मंथ है, याद रखिएगा पर मंथ है, हमें मंथली दिया है, एनुअल में कन्वर्ट कर देना है। 900 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 10,800। ठीक है, मंथली दिया है, एनुअल में कंट्रैक्ट कन्वर्ट करना है, तो ये टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं होता है मेडिकल अलाउंसेस में। थियरी प्लीज, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थियरी खास पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस पढ़ने हैं आपने, उसके बाद परक्यूजिट्स पढ़ लेनी है थियरी अच्छे से। आगे परक्यूजिट्स आ रहे हैं अब, 6, 7, 8 परक्यूजिट्स की बातें हो रही है, चलिए समझते हैं। ही रिसीव्ड परक्यूजिट ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कंपनी फॉर विच द कंपनी चार्ज 35,000 फ्रॉम हिम। कंपनी ने गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी है कर्मचारी को, और उसका खर्चा कंपनी ने ये खर्चे की रकम एम्प्लॉय से लिए 35,000 रुपये। रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज 35,000। ठीक है, फ्री में सुविधा नहीं दी, पैसे भी ले लिए कर्मचारी से, यानी ये फ्री परक्यूजिट नहीं है। द कंपनी पेड 37,000 टू आउटसाइड एजेंसी फॉर सच फैसिलिटी। कंपनी ने 37,000 रुपये दिए, आपसे लिए 35,000, दिए 37,000। ये इंफॉर्मेशन आपसे, यानी हमें मिले कितने 37,000, और कंपनी ने हमसे लिए कितने 35,000, यानी 2,000 पे लगेगा टैक्स। चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी देख लेते हैं। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय कंपनी, कंपनी ने पे किया, हमें मिला है, इट इज रिसीव्ड टू अस, इट इज रिसीव्ड टू अस। पेड बाय कंपनी, कंपनी ने पे किया, हमारे लिए पे किया है, हमें ये सुविधा मिली है, कंपनी ने खर्चा हमारे लिए किया है, तो कितना खर्चा कंपनी ने किया है, तो हमें एग्जैक्टली फायदा कितने का मिला 37,000 का। हमें फायदा, अगर हम ये खर्चा ये सुविधा लेने जाते तो हमें 37,000 देने पड़ते हैं, हाँ सर देने पड़ते, 37,000 पे करने पड़ते हैं, हाँ सर पे करने पड़ते हैं। लेकिन कंपनी ने हमसे लिए कितने हैं सर 35,000 ही लिए हैं, तो हमें 2,000 का फायदा हुआ, 2,000 की सेविंग्स हो गई। कंपनी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कंपनी ने कितनी रिकवर की, यानी कितना एग्जम्पशन मिलेगा आपको, जितनी रिकवरी हुई है। रिकवरी कितनी हुई है, ये रिसीव्ड हुआ, ये फैसिलिटी जो है 37,000 की हमें मिली है, कंपनी ने पे किया, यानी हमें रिसीव्ड हुई है, तो रिसीव्ड 37,000, एग्जम्प्टेड कितना होगा, जितना हमने हमसे रिकवर किया गया है 35,000, तो 2,000 का हमारा फायदा हुआ है। तो ये जो फायदा हुआ है ना, इनकम टैक्स एक्ट नहीं छोड़ रहा है हमें, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है फायदा हुआ है उसके ऊपर टैक्स पे करो। 2,000 का फायदा हुआ, सेविंग्स हुई, आपके बचे, उस पर टैक्स पे करो, करना पड़ेगा 2,000 पे टैक्स पे, और क्या। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटर कार आ रही है, हमने इसका वैल्यूएशन करना है, मोटर कार चलानी नहीं है, हमारी नहीं है, कंपनी की है, और मिथुन को दी गई है, मिस्टर मिथुन को, वो चलाएगा, हम क्यों चलाएंगे। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट डेट दी है मोटर कार की, ये मोटर कार की फैसिलिटी कब से यूज़ की गई है, वो डेट दे दी है आपको। ठीक है, हमारे कवरेज एरिया में ही ये डेट आती है। हमारा कवरेज एरिया क्या है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है सर 1920, 1/4/19 से स्टार्ट होता है, 31/3/20 को कंप्लीट होता है। सो 11/20, अगर ये डेट से हमें मोटर कार दी गई है, मिस्टर मिथुन को मोटर कार दी गई है, तो हमारा वैल्यूएशन 31/3/20 तक का ही होगा, यानी हम जो भी कैलकुलेशन इसके अंदर करेंगे 3 महीने का होगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रॉम 1120 अ मोटर कार हैविंग 1800 सीसी, बड़ी कार दी है, विथआउट ड्राइवर, ड्राइवर नहीं दिया, यानी 900 रुपये नहीं आएंगे कैलकुलेशन में, वो टेबल याद होना चाहिए। द कंपनी पेड ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे कंपनी ने किए, कर्मचारी ने नहीं किए। कंपनी खर्चा करती है तो हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इतना माइंड में होना चाहिए। द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पस, मिक्स्ड पर्पस है, यानी टेबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, टेबल। मैं सीधा टेबल पे चलूंगा, सारे पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। टेबल हमारे सामने है, मैं यहाँ स्टेटमेंट में हेडिंग दे देता हूँ पहले कि अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। मोटर कार परक्यूजेट है, गाड़ी की सुविधा है। चलिए तो अब मोटर कार परक्यूजिट्स पे चलते हैं। मोटर कार परक्यूजिट्स में हमारे पास जो डिटेल्स वो ले लेते हैं फटाफट। पहले तो आपने लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 3, मोटर कार परक्यूजिट, और उसका पर्पस लिखना है, पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड फॉर पर्सनल पर्पस, मिक्स्ड पर्पस है। यूज्ड फ्रॉम, बट डेट इंपॉर्टेंट है, हमको सब में बोला था कि 1120 से, जो पॉइंट है उसमें बोला था 1120 से इसका उपयोग किया जा रहा है, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे 3 महीने का होगा।
और अब हमें जो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे वन बाय वन। तो 3 पॉइंट बनते हैं, वो वन बाय वन देख लेते हैं फटाफट। कौन से? एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी है, हमने देखा उसके अंदर खर्चा कंपनी पे कर रही है, बराबर है। यानी हमने ये वाली कॉलम में आना होगा। एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कंपनी ने पे किया है। फिर कह रहे हैं कि लेस देन 1600 सीसी की कार है, लेस देन 1600 था, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, कार हैविंग 1800 सीसी, बिग कार है। अच्छा, तो 1600 से ज्यादा है, तो मोर देन हुआ, तो यहाँ एरर है, हम सुधार लेते हैं। मोर देन 1600 सीसी कार है, विथआउट ड्राइवर है, सही है, विथआउट ड्राइवर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब खर्चा कंपनी ने पे किया है, यानी मैं ये कॉलम देखूंगा, ये कंफर्म हो गया, मेरी ये कॉलम होगी, इस कॉलम में से रकम आएगी। फिर मैं अगला क्या देखूंगा? मोर देन 1600 सीसी है, यानी ये वाली रो में आऊंगा मैं, ये मोर देन 1600 सीसी है। तो यहाँ से मैं देखूंगा ये वाला कॉलम, और यहाँ से मैं देखूंगा ये वाली रो। तो कौन सी वैल्यू आ रही है? 2400 रुपये आ रहा है। एक महीने का 2400 रुपया टैक्स लगेगा। ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर होता तो 2400 प्लस 900, यानी एक महीने का 3300 रुपये हो जाता। ड्राइवर नहीं, यानी हम 2400 लेंगे। ध्यान में, रकम फाइनल हो गई, तो टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी? कुछ ऐसे निकलेगी। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार विल बी टेकन एज 2400 पर मंथ। यहाँ ये टेबल, अगर आपके, ये टेबल आपको सब में नहीं दिया होगा दोस्तों, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो 2400 रुपया जो है वो एक महीने का टैक्सेबल वैल्यू होगा। 3 महीने के लिए कार का उपयोग किया गया है, तो 7200 टैक्सेबल होगा। अगर विथ ड्राइवर होता तो 2400 प्लस 900 लिखता, 3300 मल्टीप्लाई बाय 3 करते, 9900 आता, वो रकम में टैक्सेबल स्टेटमेंट में दिखाता। तो इस तरीके से मोटर कार के पहले रूल्स पता होने चाहिए आपको। ये टेबल कब देखना है? मिक्स्ड पर्पज हो तब देखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 7200 की वैल्यूएशन अब हम करेंगे वर्किंग नोट 3 के हिसाब से। सीधा मैं स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ 7200। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। अ परक्यूजिट ऑफ फ्री टी ब्रेकफास्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी एट द प्लेस ऑफ वर्क। अब इसके रूल्स पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये थियरी आपने अभी तक शायद पढ़ी नहीं होगी। जब तक आप सारी परक्यूजिट्स पढ़ के नहीं बैठेंगे, ऐसे नए पॉइंट्स जब आएंगे तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे वापस तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थियरी प्लीज पढ़ लीजिए एक बार। वैल्यूएशन ऑफ फ्री फूड्स एंड ब्रेवरेज, इसको फ्री मील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री मील, खाने पीने की सुविधा फ्री में। कर्मचारी फ्री में नाश्ते की सुविधा, कंपनी जो होती है कर्मचारी को नाश्ते की सुविधा देती है फ्री में, लंच भी देती है। तो उसका रूल्स क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स? इसके रूल्स फटाफट से देख लेते हैं। Free food and non-alcoholic beverage provided by the employer during the office hours to all employees in the remote areas are fully exempted. खाने पीने की पूरी सुविधा, खाने की चीज हो यानी कि फूड हो, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हो यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हैं, जिसमें दारू ना हो यानी अल्कोहल ना हो, वैसा कोई भी लिक्विड आइटम, जूस हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, रिमोट एरियाज में यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध ना हो, वैसे विस्तार में, पहाड़ी इलाका हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे कर्मचारी ने ये सुविधा दी हुई है फ्री में, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टी स्नैक्स, खाने पीने के नाश्ते की बात हो रही है। अगर ये इन जगह के सिवाय अदर प्लेसेस पे अगर ये सुविधा दी गई है, तो चाय नाश्ते की सुविधा सिर्फ दी गई है, कोई भी जगह पे दी गई हो, पहाड़ी इलाका हो, रिमोट एरिया हो या नॉन रिमोट एरिया हो, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी चाय नाश्ते पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें चाय नाश्ता दिया हुआ है आपको, उस वो हमेशा फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, आप ऐसे याद रख लीजिए, कोई भी जगह हो। फ्री मील्स, लंच की बात हो रही है अब यहाँ पे। अगर लंच दिया गया है, लंच फ्री मील्स, यहाँ लंच की बात हो रही है, तो ये जो लंच की बात हो रही है उसमें आपको एक प्लेट के यानी कि वन टाइम के आपको 50 रुपीज का एग्जामेशन मिलता है। कितना? 50। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, एक बार अगर आप लंच लेते हैं, वो लंच जो आप ले रहे हैं, मान लीजिए वो थाली जो है, पूरी एक थाली, एक टाइम के लंच का प्राइस हो रहा है 70 रुपीज, और आपको फायदा मिलेगा 50 रुपीज का, यानी 20 रुपीज पे लगेगा टैक्स।
इस तरीके से वैल्यूएशन होगा। तो अभी ये जो अब हम कैलकुलेशन करेंगे उससे ज़्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इनकी थियरी। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। परक्यूजिट यहाँ दो प्रकार के दिए हुए हैं। एक आपको चाय नाश्ते की सुविधा दी गई है, साथ साथ में लंच की सुविधा दी गई है। तो यहाँ पे फ्री मील दो प्रकार के हैं। तो पहले तो प्रकार समझ में आना चाहिए। तो हम इसको वन बाय वन लेंगे। हेडिंग क्या होगी हमारी? पॉइंट नंबर 8, फ्री मील परक्यूजिट, खाने पीने की सुविधा फ्री में दी जा रही है, कंपनी दे रही है। सबसे पहले कौन सी सुविधा दे रही है? चाय नाश्ता। चाय में यानी टी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, ये इन तीन चीजों का समावेश होता है। फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई भी जगह पे आपको दी गई हो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। तो यहाँ लिखेंगे नील। दोस्तों ये नील का भी मार्क्स होता है, नील लिखना जरूरी है, या डैश लिख सकते हैं। तो इसकी भी मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट लिखते ही नहीं एंट्री, ये तो टैक्स फ्री है क्यों लिखूं, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, वो नील का भी मार्क्स है। अगला पॉइंट है लंच की बात करेंगे। लंच, अब लंच में कैसा सिस्टम है देख लेते हैं। अमाउंट पेड बाय कंपनी, अमाउंट जो कंपनी पे कर रही है, यानी कंपनी पे नहीं करती तो हमें पे करने पड़ता है, यानी कंपनी हमारे लिए पे कर रही है। तो ये हमें मिली है, कितनी मिली है? 28,108। वॉट एवर कंपनी पेज इट इज रिसीव्ड बाय अस। लॉजिक याद रखना, कंपनी जो भी पे कर रही है वो हमारे लिए पे कर रही है। वो नहीं पे करती तो हमें पे करना पड़ता। तो कंपनी ने हमें पे किया, यूं समझ लीजिए, इट इज रिसीव्ड बाय अस। तो कितना फायदा हमें मिल रहा है? कंपनी ने कितना पे किया है? 28,108 पे किया है। तो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है? नहीं सर, एक टाइम का 50 रुपए का फायदा मिल सकता है। कितनी बार लंच लिया है? ये चाय नाश्ते का जो भी टाइम दिया वो हमारे काम का नहीं है 290, क्योंकि वो तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उसमें कैलकुलेशन होता ही नहीं है। उसकी जो रकम दी वो भी काम की नहीं है हमारी, इट इज टैक्स फ्री। इसलिए हमारे काम की रकम कौन सी है? लंच वाली। लंच की रकम हमारी कितनी है? 28,108। और कितनी बार लंच लिया? 220 टाइम्स। तो रिसीव्ड हमने लिख लिया 28,108 लेस एक एक टाइम के 50 रुपीज का फायदा मिलेगा, हमने रूल्स देख लिया अभी लंच का। लेस एग्जम्प्ट अमाउंट 220 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 50। 220 बार लंच लिया, एक एक बार का कितना प्राइस का एग्जाम्पशन मिलेगा? 50 रुपीज का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ 11,000 रुपये आएंगे। यानी 28,108 कंपनी ने पे किए, जो हमें हमें मिले रिसीव्ड। उसमें से हम फायदा कितना मिलेगा इनकम टैक्स के हिसाब से? 11,000 का फायदा मिलेगा। और बाकी की रकम पे लगेगा टैक्स, 17,108 रुपये पे आपको टैक्स लगेगा। फुल्ली टैक्स फ्री नहीं है लंच, तो 50 रुपीज के हिसाब से आपको फायदा मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। बस, तो इस तरीके से अब हमारा स्टेटमेंट फाइनल हो रहा है। ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट अब हमारा इस तरीके से रेडी हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं हमारी फाइनल टोटल सही होनी चाहिए। 14 मार्क्स आपके। ग्रॉस सैलरी आ गया 6,89,000।